बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग दिस जीन, स्ट्रक्चर ऑफ जीन, देन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन सिंथेसिस। ये हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, जस्ट इसको हम थारोली रीड करेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि है क्या। और चलेंगे, सबसे पहले हम इनिशिएट करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स वाज मेंडल। सो मेंडल ने क्या कहा था कि उसका फर्स्ट लॉ अगर आपको याद हो उसका फर्स्ट लॉ क्या था? द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय सर्टेन फैक्टर्स। अब कैरेक्टर्स क्या है? एक्चुअली कैरेक्टर्स जो हैं बेसिकली वो फाइनल प्रोडक्ट है जो कि किसी भी जीन की प्रोड्यूस होती है। ठीक हो गया? सो वो फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल हाइट है। अब प्लांट की जो हाइट है, या चलें फॉर एग्जाम्पल हम प्लांट की यील्ड की बात करते हैं, ग्रेन प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो वो जो यील्ड है वो कहाँ से आती है? एक्चुअली वो जो यील्ड है वो एक्चुअल प्लांट, वो जो जीन की प्रोडक्ट है। ठीक हो गया? जीन की प्रोडक्ट को हम कहते हैं प्रोटीन्स। ठीक हो गया? सो दैट मीन्स कि जो भी कैरेक्टर है दैट इज प्रोटीन। अब ये प्रोटीन हम कहते हैं कि जो प्रोटीन है वो जीन से बनती है। सो अब ये हमें पता चाहिए कि जीन क्या है। मेंडल ने क्या कहा था कि जीन एक्चुअली क्या है? उसने कहा था द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स। फैक्टर को उसने एक्चुअली जीन को फैक्टर कहा था, विच आर independent. Characters are controlled by characters are controlled by factors. These factors always present in the form of pairs. ठीक हो गई? And they will segregate at the time of gamete formation and they will reunite. अब उसका second law क्या था कि if there are more than two factors present in a cross, they will assort independently. So इसका मतलब क्या हुआ कि जो फैक्टर था ना, एक तो ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इंडिविजुअल एंटिटी है। ठीक है? यानी कि किसी के साथ कोई कंबाइन नहीं हुआ हुआ, अलहदा एंटिटी है। फॉर एग्जांपल ये जो है जिस, चूंकि हमने कहा था कि फैक्टर को हमने जीन कहा है। ठीक है जी? सो ये जीन 1 है, इसी तरीके से ही ये जीन 2 है। दीज आर बोथ सेपरेट। ये सेपरेट है और ये वाली सेपरेट है। ये को मिक्स नहीं हुए, अलहदा अलहदा एंटिटी है, इनको अलहदा किया जा सकता है। ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट था मेंडल का। ठीक हो गया? बट अब जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा वो मजीद चेंज हो चुका है। कॉन्सेप्ट कैसे चेंज हो चुका है कि जैसे आप लोग को पता है कि जो जीन्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। ठीक है जी? जो क्रोमोसोम्स है ना, जीन इसके ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक हो गया? ये जो क्रोमोसोम्स है ये क्या है? बेसिकली क्रोमोसोम्स जो हैं एक्चुअली दीज आर लॉन्ग थ्रेड्स ऑफ डीएनए। ठीक हो गया? इन अदर वर्ड्स जो जीन्स है ना, जीन्स जो है वो डीएनए से मिलकर बना होते हैं। डीएनए क्या है? डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये भी आ जाएगा। ठीक हो गया? जीन्स क्या है? दीज आर ये the genetic material present in chromosome is DNA. So that means जो chromosomes के ऊपर मौजूद है वो DNA है, उसी को हमने जीन का नाम दिया है। जीन एक्चुअली क्या है? जीन एक्चुअली इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए। जीन क्या है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए। ठीक हो गया? सो क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए मौजूद है, उसी का नाम ही जीन है। और एक्चुअली वो जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में है, या आप ऐसे कह सकते हैं जो डीएनए है उसका जो सब यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड है। ठीक हो गया जी? डीएनए के जो स्मॉल पार्ट्स अगर हम इकट्ठे करते जाएं वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो इकट्ठे पार्ट्स इकट्ठे होते जाएंगे डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स, तो वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया? उस वही डीएनए का जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को। ठीक है जी? अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्या आता है ये। सो वो जो सीक्वेंस है वो जीन होता है एक्चुअली। ठीक हो गया जी? अब जो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये बेसिकली 4 तरह के हैं। ठीक है जी? अच्छा चलें, इसके पहले आपको बताऊं, पहले बताऊं कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 फॉस्फेट ग्रुप, नंबर 2 राइबोस शुगर, और नंबर 3
होता है जी नाइट्रोजनस बेस। ये इसको डिटेल में मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। डीएनए स्ट्रक्चर जो है, ये दोनों आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं पहले ही। चले मैं आपको बता दूँ, ये देखो डीएनए जो है वो बना है न्यूक्लियोटाइड से, ठीक हो गया। और ईच न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ फास्फेट ग्रुप, 5 कार्बन शुगर और एक साइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, यानी कि नाइट्रोजनस बेस भी इसको बोलते हैं। एक 3 चीजों से मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बना है। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है ना, ये 4 तरह की है। कौन कौन सी है? ये है जी, ये यहाँ पे आ गई एडेनिन एंड ग्वानिन, ये डबल विंग है, ठीक है जी। डबल विंग से मुराद है कि इनके अंदर जो नाइट्रोजन के विंग है वो 2 होंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं अगर थोड़ा छोटा सा बना के दिखाऊं तो एक्चुअली इसके अंदर इस तरीके से नाइट्रोजन के 2 विंग होंगे एडेनिन और ग्वानिन के अंदर, और थायमिन के अंदर ही सिर्फ एक ही विंग होगा इस तरह से नाइट्रोजन का, ठीक हो गया जी। अच्छा, जो डबल विंग है उनको प्योर विंग भी बोलते हैं, और जो सिंगल विंग है उनको पिरामिडिन भी बोलते हैं। सिंगल विंग है साइटोसिन और थायामीन, ठीक हो गया। ये एक तीसरी भी लिखी हुई है यूएसएल। यूएसएल एक्चुअली आरएनए के अंदर होती है, अभी थोड़ा सा डिटेल में समझा देगा, लेकिन इसको ज्यादा डिटेल में नहीं करने, जैसे आपको ये पता हो कि 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, सॉरी न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट्स होते हैं, फास्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो 4 तरह की है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। इनमें से जो एडेनिन ग्वानिन है वो डबल विंग है और उनको प्योर विंग कहते हैं, और थायमिन और साइटोसिन सिंगल विंग है और उनको पैरामिडीन भी बोलते हैं, ठीक हो गया जी। ये चूंकि 4 बेसिस हैं, तो इन्हीं की बेस के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनके नाम है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन बेस लगी हो तो उसको एडेनिन न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, किसी में ग्वानिन लगी हो तो उसको ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो भी 4 तरह के हैं। कौन कौन से जी? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन, ठीक हो गया। सो ये चारों मिलके डीएनए बनाते हैं। अब ये तो हो गया एक स्ट्रैंड, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे आगे पिक्चर के अंदर आ जाएगा, ये आ गया। एनोटेशन साइड डिलीट कर दो ताकि आप लोग ये देख लीजिए। ये एक स्ट्रैंड है, ये लिखा हुआ है जी फॉर ग्वानिन, ये लिखा हुआ जी फॉर ग्वानिन, टी फॉर थायमिन, ये ए लिखा हुआ, ए फॉर एडेनिन और सी फॉर साइटोसिन, ठीक हो गया। सो ये एक स्ट्रैंड है। डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डीएनए क्या होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। वो क्या है? ये है जी डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि दोनों जो साइड्स हैं, दोनों साइड्स के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो अटैच हैं। जैसे कि इधर डिटेल में इधर से आपको समझा होगा, ये जो है ये एक न्यूक्लियोटाइड है। जैसा लग रहा था कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 चीजों से मिलकर बनी है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे ही ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। सो ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है जी, और ये दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक हो गया। सो एक स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड 1, न्यूक्लियोटाइड 2, 3, 4, 5 लगे हैं। ऐसे ही उसके अगेंस्ट दूसरे न्यूक्लियोटाइड है। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होता है वाया नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक होगा जी। ये जो बेसिस है ना, ये इनकी जो अटैच होने की जो इनके अटैच होने की जो पोजीशन है या जो इनकी पेयरिंग है वो परमानेंट है। फॉर एग्जांपल, एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ेगा, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ेगा, और ये एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए, और ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। ऐसे ही ग्वानिन और साइटोसिन जो जुड़ेंगे वो ट्रिपल उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ठीक होगा जी। ए और टी, ए टी के सामने आएगा, जी सी के सामने आएगा, ठीक हो गई। ए और टी का दरम्यान डबल बॉन्ड है, जी और सी का दरम्यान ट्रिपल बॉन्ड है। सो जहां जहां पे भी जी और सी होंगे वहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, जहां जहां पे टी होगा वहां पे डबल बॉन्ड होगा। अब अगर यहाँ से मैं आपको इस जीन का सीक्वेंस बताऊं तो वो सिर्फ एक स्ट्रैंड के सीक्वेंस को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी जी सी टी ए, ये जो सीक्वेंस मैंने भी बोला ये जीन का सीक्वेंस है, ठीक होगा जी। चलिए मैसेज आ गए, ओके, ठीक होगा। सो ये जीन का सीक्वेंस है। डीएनए चूंकि जैसे उन्होंने कहा कि डबल स्ट्रैंड है, सो इसमें से किसी एक स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है, किसी एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस वो एक जीन का सीक्वेंस होता है। जैसे विशु मैंने आपको बताया था डेफिनेशन के, जो जीन है वो क्या है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए। सो किसी एक स्ट्रैंड का ले लेंगे,
वो क्या है, TGCTA। अब अगर मैं एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता चल गया तो दूसरे का ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, बिकॉज वी नो कि T के सामने हमेशा A आता है, G के सामने हमेशा C आता है, C के सामने G आता है और T के सामने A आता है। ठीक हो गया, ऑलराइट। इसके अलावा ये जो दो कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है जी, इनके न्यूक्लियोटाइड 1 है और ये न्यूक्लियोटाइड 2 है, इनके दरम्यान जो डिस्टेंस है ये 0.34 नैनोमीटर होगा। ठीक हो गया, 0.34 नैनोमीटर। और ये जो डीएनए, जो मैंने आपको बताया कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो ये राउंड होता जा रहा है। जैसे अगर आप अपने राइट हैंड के का थंब ऊपर की तरफ करें और जो आपकी फिंगर्स है उनको आप कर्ल करें, उनको आप घुमाएं, तो अब ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा, जैसे आप लोगों ने सीढ़ी भी देखी होगी, जो लोहे की सीढ़ी होती है जो घूमती हुई ऊपर चढ़ती है। ठीक होगा, सो इस तरीके से ये स्टैंड है, ये ऐसे घूमा, ये फ्रंट पे आ गया, ऐसे फिर ये बैक पे चला गया, फिर फ्रंट पे आ गया। जैसे आप लोगों ने सीढ़ी देखी होगी ना, ये जस्ट लाइक सीढ़ी की तरह बिल्कुल। ठीक हो गया, सो ये जो एक उसका पूरा घुमाव है जिसको हम वर्ल बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके दरम्यान 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक दो न्यूक्लियोटाइड के दरम्यान 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रम, ठीक है जी, ये डिस्टेंस होता है। सो अब चूंकि 10 न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो टोटल जो वर्ल है उनके दरम्यान जो डिस्टेंस है वो होगा 34 एंगस्ट्रम का। ठीक होगा जी, सो ये थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, उसका स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर है। ये जो है जी वाटसन एंड क्विक ने दिया था। ठीक है जी, सो ये इतना सा आपने करना है, सो यार डिटेल में नहीं करना, एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूँ। अभी तक जो मैंने आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बताया, सबसे मैंने बताया कि जो जीन है वो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए से बनी होती है। अब डीएनए की तरफ आ जाए। डीएनए क्या है? डीएनए है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए है उसकी जो सब यूनिट है वो है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 चीजों से मिलकर बना है, फास्फेट ग्रुप, 5 कार्बन शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ये जो 5 कार्बन शुगर है ये डीऑक्सी होती है, यानी इसमें से एक ऑक्सीजन कम होती है, जितनी इसके सर्कल के अंदर एक ऑक्सीजन कम होगी, इस वजह से इसे डीऑक्सी बोलते हैं। डी का मतलब कम, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। सो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसके अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस हैं ये 4 तरह की हैं। कौन कौन से हैं? एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। एडेनिन और गुआनिन जो है ये डबल विंग है और ये प्योरिन है, और थायमिन और साइटोसिन ये सिंगल विंग है और ये pyrimidine है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ तक समझ आ गई बात। अब आ जाए जी स्ट्रैंड की तरफ। ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डबल से मुराद ये कि एक स्ट्रैंड एक दाईं तरफ होगा, एक स्ट्रैंड बाईं तरफ होगा। दाईं तरफ वाला जो स्ट्रैंड है उसके ऊपर भी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, इधर भी न्यूक्लियोटाइड होंगे 1 2 3 4 तरतीब के साथ, और इसी तरीके से दूसरी तरफ भी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, और ये आपस में अटैच होते हैं नाइट्रोजन बॉन्ड के जरिए। ए हमेशा टी के सामने जो होता है, जी हमेशा सी के साथ जो होता है। ए और टी के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, जी और सी के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये जो इसको हेलिकल क्यों बोला? हेलिकल का मतलब है घूमता हुआ जा रहा होता है। जैसे आप लोगों ने अगर सीढ़ी देखी हो, जो लोहे की सीढ़ी होती है घूमती हुई एक साथ जाती है, आप लोगों ने देखी होगी। सो उसी तरीके से ये स्ट्रक्चर से घूमता हुआ जा रहा होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके अलावा जो है हर दो जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनके दरमियान 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है। और जो एक जो वर्ल है उसका कंप्लीट, उसके अंदर चूंकि 10 न्यूक्लियोटाइड है इसलिए उसके अंदर 34 जो है वो एंगस्ट्रॉम उनका डिस्टेंस होगा। ठीक होगा जी, दैट्स ऑल। इसमें से आपने यही कुछ करना है। ये मैं आपको जैसे बता दूं कि डीऑक्सी का क्या मतलब है। ये एक राइबोस शुगर है नॉर्मल, जिसके अंदर सारी ऑक्सीजन मौजूद है। ये है डीऑक्सी, जिसका ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन एक मिसिंग है। ठीक है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन मिसिंग है, तो इसको डीऑक्सी बोलते हैं। डीएनए के अलावा जो एक दूसरा मटेरियल मौजूद होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो भी उसको कहते हैं आरएनए। आल्दो वो इतना अभी उसको डिटेल में बताता हूँ होता क्या है। उसके अंदर राइबोस शुगर होती है, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन मुकम्मल होती है। ठीक है जी, ये नीचे बेसिस है, इनका स्ट्रक्चर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे आपको पता हो कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसे ही ये प्योरिन्स हैं और ये pyrimidines हैं नीचे। ठीक हो गया जी, दैट्स ऑल। सो डीएनए का स्ट्रक्चर सिर्फ इतना ही करना है। अब आगे आ जाए थोड़ा सा। अब चूंकि आप लोगों को पता है कि जो इसको मैं क्लियर कर दूं। डीएनए का स्ट्रक्चर का आपको समझ आ गई। इस यही जो स्ट्रक्चर है इसी तरह का आपने मॉडल भी बनाना है।
ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये जो यहाँ पे बना ये वाला, दिस वन, और ये इस तरीके से ये वाला। सो ये हम इसको वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये आपने बनाना कैसे है एक्चुअली। ठीक होगा, अभी इस वीक आप सिर्फ इसको याद कर लें, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर आपको असाइनमेंट दूंगा और पहले समझाऊंगा, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपको असाइनमेंट दे जाएगी। ये डीएनए के टाइप्स हैं, इनको करने की जरूरत नहीं है फॉर द मोमेंट, इनको हम देखेंगे बाद में हमने करना तो। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी जीन है, ठीक है, वो आप लोगों को पता होगा, याद होगा, जब हमने मियोसिस पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स के ऊपर ही जीन मौजूद होते हैं ना, तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सबसे पहले डबल होते हैं और उसके बाद वो डिवाइड होते हैं। ठीक है ना। अब ये जो डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स है वो कैसे होती है, अब चूंकि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मौजूद होता है, तो अगर डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम हुई दैट मींस डीएनए भी डबल हुआ होगा, और डीएनए की डबलिंग का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक होगा, दैट मींस कि अगर एक डीएनए के स्ट्रैंड से दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड बनाना है दैट इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। ये लाजमी क्यों है, बिकॉज हमने इक्वल डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होनी चाहिए। जो भी न्यू डाटा सेल्स बनते हैं ना, उनमें अगर डीएनए इक्वल नहीं जाएगा तो इक्वल जीन्स दोनों में ट्रांसफर नहीं होंगी। ठीक हो गया। सो इसलिए जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो लाजमी है। ठीक हो गया। रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ डबलिंग ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। अब इसके 3 पॉसिबल वेज हो सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपने एक एक लाइन में इनको याद करना है। डीएनए रेप्लिकेशन का पहला जो है वो है डिसरप्टिव मॉडल, सॉरी डिस्पर्सिव मॉडल। ये हैंड रेज किया है किसी स्टूडेंट ने, किसने हैंड रेज किया है जी, कोई मैसेज अगर आ गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आप एक बात और बता दूं कि ये जो लेक्चर आज का है ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डिटेल में दोबारा आराम से सुन सकते हैं। अगर किसी को मेरी आवाज़ प्रॉपरली नहीं आ रही तो वो बाद में स्क्रीन से अपना यूट्यूब के ऊपर जाए और लेक्चर को आराम से फिर से सुन ले। अच्छा चलें जी, डीएनए रेप्लिकेशन की अगर हम बात करते हैं, सो डीएनए रेप्लिकेशन का डीएनए की कॉपी बनना, सो इसके 3 लें जी, ये मेरी तरफ से ऑटोमेटिकली चल पड़ा, जो अक्सर आप लोगों ने टिकटॉक पर सुना होगा। चलें जी, इट्स ओके। अच्छा, डीएनए रेप्लिकेशन है, इसके 3 मॉडल हैं। सो पहला है डिस्पर्सिव मॉडल। एक्चुअली रेप्लिकेशन का मतलब यह है कि ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है तो इससे 2 नए स्ट्रैंड बन जाना, या 1 से 2 स्ट्रैंड हो जाना, दिस इज रेप्लिकेशन। अब इसके 3 पॉसिबल वेज हैं। पहला है डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव का मतलब है टूटना। सो डिस्पर्सिव का मतलब है कि डीएनए का ये स्ट्रैंड यहाँ से इतना सा टूटा, ठीक है जी, और इसकी जगह पे नया स्ट्रैंड लग गया। ठीक है, इस तरीके से अगला वाला टूटा वो दूसरे स्ट्रैंड में चला गया, अगला पार्ट टूटा वो इसमें आ गया, अगला टूटा वो आगे चला गया। अब इनके दरमियान जो स्पेस बच गई, ये जो लाइट कलर का दिखाया गया है ये नया स्टैंड बना हुआ है, और जो डार्क कलर का ये पेरेंट का स्टैंड है। ठीक है ना। सो डिस्पर्सिव का मतलब ये है कि जो पुराना स्टैंड है वो ब्रेक होता है बीच में से, कुछ स्ट्रैंड जो है वो पहले स्ट्रैंड में मिक्स हो जाता है, कुछ दूसरे में मिक्स हो जाता है, जो काय जगह बचती है वहां पर जो डीएनए स्ट्रैंड है वो अटैच होता जाता है। ठीक होगा, नया स्ट्रैंड वहां पे अटैच हो जाता है। ऑलराइट, सेकंड जो है पॉसिबल वे वो है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में मुराद क्या है कि जो पुराना स्ट्रैंड है वो उसी तरह रहता है और उसी की तरह की एक कॉपी जो है वो नया स्ट्रैंड बन जाता है। पुराना स्ट्रैंड वैसा ही रहता है, जो पुराना स्ट्रैंड है वो एक नया स्ट्रैंड बन जाता है। ठीक हो गया जी। सो ये सेकंड पॉसिबल वे है। ये भी 100% एक्यूरेट नहीं है, इसकी भी बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है अच्छी। ये जो थर्ड स्ट्रैंड है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, इसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है कि ये मॉडल सही है। इसमें क्या है कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, ठीक है जी, ये पेरेंटल स्ट्रैंड जो है ये दरमियान से ब्रेक होता है। दरमियान कहाँ पे होता है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये स्ट्रैंड है, इसको भी न्यूक्लियोटाइड तरतीब में है, इसको भी न्यूक्लियोटाइड तरतीब में है, और दरमियान से क्या अटैच हो रहा होता है जी इसके अंदर, दरमियान से जो है इसके अंदर जैसे हम बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ए और टी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके दरमियान डबल बॉन्ड होता है, और जी और सी के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। सो दरमियान से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, दोनों स्ट्रैंड अलहदा होते हैं। ठीक हो गया। अलहदा होने के बाद
एक स्ट्रैंड जो है उसके सामने नया स्ट्रैंड बन जाता है, और ऐसा ही जो दूसरा स्ट्रैंड होता है उसके आगे भी न्यू स्ट्रैंड बन जाता है। दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सो ये एक्सेप्टेबल है। जस्ट आपने एक एक लाइन में याद करना है, दैट्स ऑल। आगे ये आपने कुछ भी नहीं करना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। डिटेल के अंदर आपने इसको बिल्कुल नहीं करना है। लेट्स सी अगर हमें जरूरत होगी तो हम देखेंगे। ये एक्चुअली जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है ना, ये उन्होंने डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, इस पिक्चर को आप देख लें गौर से। रिपीट करता हूँ कैसे होगा। ये डीएनए का ओरिजिनल स्ट्रैंड था, ठीक है जी। ये स्ट्रैंड यहाँ से ओपन हुआ। ओपन कैसे होगा? ओपन करेगा ये जो मॉलिक्यूल है डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज एक्चुअली इज अ प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करती है कि जो डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स है इनको ब्रेक कर देती है। अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये स्ट्रैंड अलग हो गया और ये स्ट्रैंड अलग हो गया, दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए। अब इसके बाद आएगा डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है जी। अब ये तीनों अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको पता होगा डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एक स्ट्रैंड होता है। डीएनए पॉलीमरेज एक प्रोटीन है। इसका क्या काम है कि ये नई न्यूक्लियोटाइड्स लाके अटैच करता जाता है, ठीक हो गया। सो जब स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, एक स्ट्रैंड बीच में से रिमूव हो गया, तो वहां से क्या हुआ कि जो डीएनए पॉलीमरेज आया उसने आके नया स्ट्रैंड, नए न्यूक्लियोटाइड्स अटैच करता गया, ठीक है जी। दोनों स्ट्रैंड के ऊपर वो नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, और इसके बाद ये बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि एक स्ट्रैंड होता है, इसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। एक को बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ये स्ट्रैंड है, ये लीडिंग स्ट्रैंड है। लीडिंग स्ट्रैंड के अंदर न्यूक्लियो जो डीएनए पॉलीमरेज है वो बिल्कुल तरतीब में चलता जाता है, और जो लैगिंग है उसमें रिवर्स में ये अटैच करता जाता है। फायदे मोटा सिर्फ इतना याद कर लें, इसको डिटेल में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि रिवर्स में क्यों अटैच करता जाता है। अब जिसमें रिवर्स में अटैच करता जाएगा उसमें बीच में थोड़ी सी स्पेस बचती जाएगी। इस स्पेस से जो न्यूक्लियोटाइड्स को बाइंड करेगा वो है डीएनए लाइगेज, ठीक हो गया जी। सो इस तरीके से जो गावेज है, ये जैसे मैं बताया था कि चूंकि हेलिकल स्ट्रक्चर है घूमता हुआ, तो इस हेलिकल स्ट्रक्चर को डीएनए गावेज जो है उसके जो टर्न्स है उनको आहिस्ता आहिस्ता कम करता जाएगा, मूव करता जाएगा। जस्ट मैंने आपको भी एक दो तीन चार जो है वो प्रोटीन्स के नाम बताए, कौन कौन सी थी। पहले हेलिकेज जो ब्रेक करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, डीएनए पॉलीमरेज जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, डीएनए लाइगेज जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को जो स्पेस बची होगी दरम्यान में उनको अटैच करेगा, और चौथा गावेज जो कि जो हेलिकल टर्न्स है उनको कम करता जाएगा, ठीक होगा। सो इस तरीके से एक स्ट्रैंड से दो नए स्ट्रैंड बन जाएंगे। बस ये सिर्फ इतना याद करें, ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। अब आगे आ जाएं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये भी उसी तरीके से मॉडल बताया उन्होंने, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक्चुअली प्रोटीन जो जीन है उसका क्या काम है कि उसने कोई प्रोटीन बनानी है, कोई फाइनल प्रोडक्ट बनानी है, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको प्रोडक्शन की या यील्ड की बात की, तो यील्ड का जो जीन है वो जो फाइनल यील्ड बनाएगा वो एक्चुअली प्रोटीन की फॉर्म में होगी। सो प्रोटीन बनती कैसे है? डीएनए का जो स्ट्रैंड है, डीएनए के स्ट्रैंड से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनती। डीएनए के स्ट्रैंड से पहले आरएनए का स्ट्रैंड बनता है, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंड है। सो डीएनए से आरएनए बनेगा, ठीक है जी। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है, और आरएनए स्ट्रैंड की जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को देखते हुए प्रोटीन्स बनेंगी। रिपीट करता हूँ, डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड है। डीएनए डबल स्ट्रैंड से कॉपी होके आरएनए बनेगा जो कि सिंगल स्ट्रैंड है। इनके पहले डबल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होगा, और सिंगल स्ट्रैंड को देखते हुए, उसके सीक्वेंस को देखते हुए प्रोटीन बनेगी। ये जो प्रोसेस है डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ synthesizing of RNA from DNA is called ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए जो है उसमें भी वही उसका स्ट्रक्चर है, जस्ट वो सिंगल स्ट्रैंड है, उसके अंदर वैसे ही न्यूक्लियोटाइड अटैच है, ठीक हो गया जी। और न्यूक्लियोटाइड उस आरएनए के न्यूक्लियोटाइड के भी जो है वो तीन पार्ट्स हैं, फॉस्फेट ग्रुप, राइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस। सिर्फ एक डिफरेंस है, वो ये है कि जो आरएनए के अंदर है वो उसमें जो अपना थायमिन की जगह पे यूरासिल अटैच है, थायमिन की जगह पे यूएसएल अटैच है, दैट्स ऑल। सो इसको जस्ट एक दो लाइन में याद कर लें, बस इनफ काफी है। सो रिपीट करता हूँ, ट्रांसक्रिप्शन क्या है एक्चुअली? डीएनए से आरएनए जो बनने का प्रोसेस है, ठीक है जी, या डीएनए से आरएनए का स्ट्रैंड बनने का प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए जो है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड है,
उसमें भी न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं जस्ट लाइक डीएनए। 4 तरह की न्यूक्लियोटाइड उसमें भी होते हैं, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर भी सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है, वो क्या है कि जो थायमीन न्यूक्लियोटाइड है जो डीएनए में होती है उसकी जगह पे आरएनए में यूएसएल होती है। दैट्स ऑल, ठीक हो गया। और दूसरा मैंने आपको डिफरेंस पहले बताया था, वो है शुगर के दरमियान कि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है, ठीक होगा जी। ये थोड़ा सा इन्होंने प्रोसेस बताया। इस तरीके से स्ट्रैंड दोनों पहले ओपन होंगे और उसके बाद एक स्ट्रैंड की कॉपी बनती जाएगी, दैट इज कॉल्ड आरएनए। जब ये कॉपी बन जाएगी तो ये अलग हो जाएगा। अब ये आरएनए है, ठीक हो गया जी। अच्छा, जब आरएनए बन जाता है उसके बाद आरएनए की होती है प्रोसेसिंग। एक्चुअली आरएनए से चूंकि प्रोटीन बननी है तो पहले इसको प्रॉपर प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने से मतलब होता है कि इसके स्मॉल पार्ट्स जो है वो अलग किए जाते हैं, ठीक हो गया जी। आरएनए पॉलीमरेज जो है ये एक सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, इसमें से कुछ पार्ट रिमूव किए जाते हैं और बाकी जो बचे होते हैं उनको कंबाइन करके फाइनल जो है वो मैच्योर मैसेंजर आरएनए बना दिया जाता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जो डीएनए है वो न्यूक्लिक जो डीएनए वो क्रोमोसोम के ऊपर होता है और क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होती है, ठीक है ना। और जो प्रोटीन्स हैं वो बनती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के। तो जब डीएनए चूंकि मौजूद है अपना न्यूक्लियस के अंदर, और इसलिए जो आरएनए है वो चूंकि डीएनए से बनता है, इसलिए आरएनए कहाँ पे बनेगा, वो बनेगा न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना। अब जब न्यूक्लियस के अंदर बनेगा तो वहां से उसने फिर न्यूक्लियस से बाहर भी निकलना है, बाहर निकल के उसने साइटोप्लाज्म में आना है, साइटोप्लाज्म में आने के बाद उसने प्रोटीन बनानी है। तो इस सारे वे से गुजरने के लिए उसको पहले मैच्योर नहीं किया जाता, पहले उसको आरएनए बना के तो उसको न्यूक्लियस से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो घूमता घूमता वहां पे पहुंचता है जहाँ पे जाकर उसने प्रोटीन बनानी है, और वहां पे उसको मैच्योर किया जाता है। पहले मैच्योर करने के बाद उसकी प्रोटीन उसको उससे प्रोटीन बनाई जाती है। प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड, इसको ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। प्रोटीन बनाने का प्रोसेस इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। सो दैट इज कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस भी बोलते हैं, और दूसरे नंबर पर इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। सो प्रोटीन कैसे बनेगी, डीएनए से पहले आरएनए बन गया, अब आरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में आ गया, साइटोप्लाज्म में आने के बाद उससे प्रोटीन्स बन गए, ठीक हो गया जी। सो ये प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। डिटेल इसकी करने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट एक लाइन में आपको पता हो कि ये एक्चुअली बनती क्या है। और प्रोटीन क्या है, प्रोटीन बेसिकली फाइनल प्रोडक्ट है। आप जिस तरह की प्रोटीन बनेगी उस तरह का प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन बनी है स्मॉल तो प्लांट की हाइट ड्वार्फ होगी, प्रोटीन लार्ज बनी है तो प्लांट की हाइट लार्ज हो जाएगी। अगर प्रोटीन जो है वो रेड कलर की बनी है तो फ्लावर का कलर रेड हो जाएगा। अगर प्रोटीन वाइट कलर की बनी है तो फ्लावर का कलर वाइट हो जाएगा। और अगर प्रोटीन पिंक कलर की बनी है या रेड और वाइट दोनों प्रोटीन बन गई हैं तो फाइनल फ्लावर का कलर क्या हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक होगा। ऐसे ही जितनी भी आपको मैंने जीनेटिक्स के अंदर हमने एग्जांपल्स आपको बताई थी, या जितनी भी हमने जीन के मतलब बात की थी, हाइट की जीन है, इसके अलावा सीड शेप की जीन है, सीड कलर की जीन है, ठीक है, इसमें ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स की जीन है, जितनी भी सारी जीन्स है। सो ये सारी प्रोडक्ट जो फाइनल बनी वो क्या है, एक्चुअली वो प्रोटीन्स है। सो प्रोटीन कैसे बनती है, पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आरएनए से प्रोटीन बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, या उसको प्रोटीन सिंथेसिस भी बोलते हैं, ठीक होगा जी। जो प्रोटीन है, प्रोटीन जैसे मैंने आपको डीएनए और आरएनए का सब यूनिट बताया न्यूक्लियोटाइड, ऐसे ही जो प्रोटीन है उसका सब यूनिट है अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड जो है वो 20 टाइप्स के होते हैं, दैट्स ऑल। बस सिर्फ इतना आप याद कर लें, इनफ है, ठीक होगा। ये जो है जो आज का लेक्चर था, थैंक यू वेरी मच। अब आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप लोग वो क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।